ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 96। अर्जुन कपूर ने दरवाजा खोला और दया पटेल और अनुराधा पटेल दरवाजे पर खड़ी थीं। अनुराधा पटेल अगले 2 दिनों में वापस लौटने वाली थी और वह अर्जुन की असली पहचान जानना चाहती थी ताकि अपने भाई के सामने उसकी तारीफ कर सके। इस तरह ईशा के पिता पर भी अर्जुन की अच्छी छाप पड़ेगी। हालांकि उसका इरादा अच्छा था, लेकिन ऐसी बातें खुलेआम नहीं कही जा सकती थीं, इसलिए अनुराधा ने दया को भी साथ लाकर अर्जुन से बातचीत करने का नाटक किया। अनुराधा देखना चाहती थी कि क्या वह अर्जुन की बातों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकती है। अंदर आकर बैठने के बाद अनुराधा ने खुद ही अर्जुन से बातचीत शुरू की। काफ़ी देर तक बात करने के बावजूद उसे अपनी चाही हुई जानकारी नहीं मिली। क्या अर्जुन वाकई में किसी बड़े ओहदे पर नहीं था? अगर ऐसा है तो ये परेशानी की बात थी। अनुराधा बेचैन हो गई। अब वह क्या करे? उसे अर्जुन सच में पसंद था। वह और ईशा एकदम परफेक्ट जोड़ी थे। अनुराधा थोड़ा सीधी बैठी और कॉफ़ी टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाने लगी। ज़्यादा बात करने की वजह से उसे प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने गिलास उठाया उसकी नज़र अचानक उस दस्तावेज़ पर पड़ी जिसे अर्जुन ने कुछ ही समय पहले टेबल पर रखा था। तुरंत अनुराधा की आंखें बड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने क्या देखा? अनुराधा ने दस्तावेज़ पर लिखे चीनी और अंग्रेजी नामों को चौंकते हुए देखा। पटेक फिलिप कंपनी शेयर अधिग्रहण समझौता। अनुराधा सत्ते में आ गई, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पटेक फिलिप का अधिग्रहण समझौता? क्या मैंने सही देखा? अनुराधा ने झटपट पानी का गिलास नीचे रखा, फिर अपनी आंखें जोर से मलकर दोबारा उस दस्तावेज को देखा। वह अब भी वही बड़े अक्षरों में लिखे शब्द देख रही थी, पटेक फिलिप कंपनी शेयर अधिग्रहण समझौता। हाय भगवान! अनुराधा ने गहरी सांस ली और थोड़ी उलझन में पड़ गई। वह तो बस ये देखना चाहती थी कि अर्जुन के पास कोई ताकतवर पहचान या उद्योग हो जिससे वह अपने भाई के सामने उसकी तारीफ कर सके। लेकिन उसने तो कुछ ऐसा देख लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पटेक फिलिप के शेयर खरीदना। हे भगवान, ये कितनी बड़ी बात है। अर्जुन, यह? अनुराधा ने उत्सुकता से पूछा। ओह, ये दस्तावेज मैं अभी अभी लेकर आया हूँ और टेबल पर रख दिया था। अर्जुन ने एक नज़र डालते हुए जवाब दिया। क्या तुमने सच में पटेक फिलिप के शेयर खरीदे? अनुराधा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्या सीनियर अर्जुन ने पटेक फिलिप के शेयर खरीदे? इस समय दया पटेल भी अपनी जगह से उछल पड़ी। उसे बिजनेस और कंपनियों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे लग्जरी ब्रांड्स के बारे में काफ़ी पता था, खासकर पटेक फिलिप जैसी विश्व प्रसिद्ध घड़ी कंपनियों के बारे में। पिछली बार उसने अपने पिता के जन्मदिन पर उन्हें पटेक फिलिप की एक घड़ी गिफ्ट में दी थी, लेकिन अब सीनियर अर्जुन पटेक फिलिप का शेयर धारक बन गया था। ये कितना शानदार था! अगर दिया इस खबर से इतनी प्रभावित थी तो अनुराधा का क्या हाल होगा? वह महसूस कर रही थी कि जैसे वह कोई सपना देख रही हो। अनुराधा को सबसे ज़्यादा झटका इस बात से लगा था कि अर्जुन इस समय पटेक फिलिप के शेयर कैसे खरीद सका। यह असंभव लग रहा था। उसने सुना था कि चूंकि पटेक फिलिप की घड़ियां बहुत महंगी होती हैं और केवल एक सीमित वर्ग के लिए उपलब्ध होती हैं, इसकी बाजार कीमत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ कुछ 100 अरब। लेकिन असली दिक्कत यह थी कि सिर्फ पैसे से कोई पटेक फिलिप के शेयर नहीं खरीद सकता। वर्तमान में पटेक फिलिप के शेयर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के हाथ में थे। वे बड़े लोग पैसों की कमी से जूझ नहीं रहे थे, इसलिए वे आसानी से अपने शेयर बेचने वाले नहीं थे। अगर ऐसा होता तो न जाने कितने अमीर लोग पहले ही यह करने की कोशिश कर चुके होते। लेकिन इस स्थिति में भी अर्जुन इतनी आसानी से पटेक फिलिप के शेयर खरीद सकता था। इसका मतलब था कि अर्जुन की पहुंच और वित्तीय ताकत असाधारण थी। अनुराधा अचंभित थी। अगर यह खबर उसने अपने भाई को बताई तो वह निश्चित रूप से हैरान रह जाएगा। तब अर्जुन निश्चित रूप से भविष्य के ससुर पर एक गहरी छाप छोड़ने वाला था। अब जब अनुराधा को अर्जुन की पहचान का पता चल गया तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। थोड़ी देर और रुकने के बाद अनुराधा और दिया वहां से चली गईं। स्वाद ग्रुप की योजना। दूसरी ओर स्वाद ग्रुप। संजय देशमुख अपने बेटे के साथ घर पर बैठकर जश्न मना रहे थे। उन्होंने अपनी शुरुआती जीत हासिल कर ली थी। उनके प्रबल हमलों के कारण यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप खतरे में था। संजय देशमुख को लग रहा था कि जीत अब उनकी मुट्ठी में है। हमले की गति तेज करो और अगले कुछ दिनों में यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दो। संजय देशमुख ने अपने बेटे को आदेश दिया। उस लड़के अर्जुन कपूर ने हमसे 500 मिलियन लिए थे, अब मैं उसे इससे 2 गुना लौटाने पर मजबूर कर दूंगा। संजय देशमुख के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी।
पिताजी, चिंता मत कीजिए, इस बार हम पूरी ताकत झोंक देंगे। अर्जुन कपूर चाहे जितना भी तेज उड़ने की कोशिश कर ले, वह आपकी मुट्ठी से नहीं बच पाएगा। संजय देशमुख का बेटा भी खुश था और उसे जीत बहुत करीब लग रही थी। पटेल ग्रुप की प्रतिक्रिया। एक नया दिन, पटेल ग्रुप। ईशा पटेल ने गुप्त रूप से स्वाद ग्रुप पर हमला करने की योजना बनाई। बॉस, भले ही हम इस तरीके से स्वाद ग्रुप को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हमें भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पटेल ग्रुप के एक वाइस प्रेसिडेंट ने चिंता व्यक्त की। स्वाद ग्रुप एक मजबूत प्रतिस्पर्धी था। अगर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो वे एक आखिरी कड़ा हमला कर सकते थे। अगर कुछ नुकसान भी होता है तो भी कोई बात नहीं, बिजनेस में नुकसान तो होता ही है। ईशा पटेल ने आत्मविश्वास से कहा, अगर कंपनी को अर्जुन कपूर की मदद के लिए नुकसान भी उठाना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। आखिर में स्वाद ग्रुप का अंत भी पटेल ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। वाइस प्रेसिडेंट ने देखा कि बॉस अपने फैसले पर अडिग थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और तैयारियों में लग गया। अर्जुन कपूर को नया इनाम मिला। दोपहर में जैसे ही अर्जुन क्लास खत्म कर चुका था, सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, तुम्हारे परिवार से अलग हुए 21वें दिन पर तुम्हें एक निजी जेट दिया जा रहा है। गल्फस्ट्रीम G650ER। सभी आवश्यक दस्तावेज और लाइसेंस पहले से ही तैयार हैं। अर्जुन उत्साहित था। वाह, निजी जेट, ये तो सच में दिलचस्प है। लेकिन तभी अर्जुन कपूर की बेसिक जानकारी मुंबई की एक रहस्यमयी हस्ती के डेस्क पर पहुंच गई। अध्याय 97। क्या ये गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के नए मालिक की जानकारी है? अपने सामने रखे केवल एक पन्ने को देखते हुए रहस्यमयी व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा। ये रहस्यमयी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि करण मल्होत्रा था, जो अब मुंबई के प्रतिष्ठित मल्होत्रा परिवार का नया मुखिया था। हाँ, उसके आदमियों ने सिर हिलाया। करण मल्होत्रा ने उत्सुकता से अर्जुन कपूर की जानकारी उठाई और ध्यान से पढ़ी। यह अर्जुन कपूर पहले कपूर परिवार का सदस्य था, लेकिन अब उसने उनसे नाता तोड़ लिया। करण मल्होत्रा को ये जानकर खासा आश्चर्य हुआ। उसने और आगे पढ़ना जारी रखा, लेकिन पूरी जानकारी बस एक पन्ने में थी। इस रिपोर्ट से बस यही पता चलता था कि अर्जुन कपूर वर्तमान में यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप, गंगा व्यू मंडप और गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का मालिक है। बाकी की जानकारी महत्वहीन थी। बस इतनी ही जानकारी। करण मल्होत्रा असंतोष जताते हुए बोला। वह हाल ही में अपने परिवार का मुखिया बना था और मल्होत्रा परिवार की संपत्तियां बढ़ाने के लिए वह उत्सुक था। चूंकि गोल्फ उसका पसंदीदा खेल था, उसने गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स को अपने निशाने पर लिया, जो मुंबई का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स था। अब जब उसे पता चला कि इसका नया मालिक कोई और है, तो उसने इसे एक बेहतरीन अवसर के रूप में देखा। इसलिए उसने अपने लोगों को इस नए मालिक की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा। लेकिन इतनी मेहनत के बाद उन्हें बस इतनी ही जानकारी मिली। अर्जुन कपूर पहले कपूर परिवार में कोई खास हैसियत नहीं रखता था। उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जो थी वह भी बेकार थी। मैंने जो महत्वपूर्ण था उसे संक्षेप में यहाँ जोड़ दिया है, उसके अधीनस्थ ने सफाई दी। ठीक है, करण मल्होत्रा ने असंतोष के साथ कहा। फिर भी ये जानकारी उसके लिए काफ़ी थी। तुम लोग अर्जुन कपूर से संपर्क करने का कोई तरीका निकालो। मैं उससे मिलकर गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स खरीदने की बात करना चाहता हूँ। करण मल्होत्रा ने आदेश दिया। जी मालिक, आदमी ने सिर झुकाया। वैसे मालिक, अगर आपको ये गोल्फ कोर्स खरीदना है तो क्या मैं वित्त विभाग से पहले ही फंड की व्यवस्था करने के लिए कह दूं? एक अन्य अधीनस्थ ने पूछा। हाँ, ये सही रहेगा, करण मल्होत्रा ने सहमति जताई। गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स की कीमत 1 अरब से अधिक है। क्या मैं वित्त विभाग को 1.5 अरब रुपये तैयार करने के लिए कहूँ? इतना काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा, करण मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिर्फ आधा ही तैयार करने को कहो। करण मल्होत्रा सामान्य तरीके से यह गोल्फ कोर्स नहीं खरीदना चाहता था। अगर उसे सिर्फ पैसे से ये खरीदना होता तो वह अर्जुन कपूर की जानकारी इकट्ठा करने में इतना समय बर्बाद नहीं करता। उसकी योजना थी कि वह अर्जुन कपूर पर दबाव डालकर इसे बेहद सस्ते दामों में खरीद ले। कुछ ही करोड़ में। अर्जुन कपूर ने पहले ही कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया था और उन्हें अपना दुश्मन बना लिया था। इस स्थिति में क्या अर्जुन मल्होत्रा परिवार को भी नाराज करने की हिम्मत करेगा? अगर कोई व्यक्ति 2 बड़े अमीर परिवारों को नाराज कर दे तो यह खुद की मौत बुलाने जैसा होगा। करण मल्होत्रा को पूरा भरोसा था कि अगर वह अर्जुन के सामने अपना नाम और मंशा जाहिर कर देगा तो अर्जुन कपूर खुद हाथ जोड़कर यह गोल्फ कोर्स उसे औने पौने दाम में बेच देगा। समझ गया मालिक। उसके लोग तुरंत काम में जुट गए। कपूर परिवार की साजिश। दूसरी ओर कपूर परिवार। राकेश कपूर, कपूर परिवार के चौथे बेटे की योजना विफल हो चुकी थी। अब बुजुर्ग कपूर ने अर्जुन कपूर से निपटने के लिए नई रणनीति बनाने का निर्णय लिया। अब हैदराबाद के रेड्डी परिवार द्वारा दी गई समय सीमा भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पिछली बार वह यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को सीधे खत्म नहीं कर पाया था और अब उसे मानना पड़ रहा था कि अर्जुन कपूर पहले से काफ़ी मजबूत हो चुका है।
अब वह बड़े उद्योगों पर हमला करने की बजाय छोटे से शुरुआत करने की योजना बना रहा था। और अंत में उसकी नज़र अर्जुन कपूर की संपत्ति में से एक वैंकाय इंटरनेशनल होटल पर पड़ी। इस बार बुजुर्ग कपूर ने वैंकाय इंटरनेशनल होटल को बंद करने का फैसला किया। संयोग से सिया कपूर, जो कुछ महीनों से विदेश में पढ़ाई कर रही थी, वापस लौट आई। जैसे ही उसे अपने दादाजी की योजना का पता चला, उसने तुरंत इसे अपने हाथ में लेने की पेशकश की। दादाजी, बस देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, सिया कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। उसे वैंकाय इंटरनेशनल होटल को बर्बाद करने की संपूर्ण योजना पहले से ही सूझ गई थी। ठीक है, हमें जल्द से जल्द अर्जुन कपूर के होटल को बंद करवाना होगा, नहीं तो ये लड़का बहुत घमंडी हो जाएगा, बुजुर्ग कपूर ने आदेश दिया। बस देखते जाए, मैंने विदेश में बहुत कुछ सीखा है। अगर उसने हमारे कपूर परिवार से नाता तोड़ा है तो मैं उसे पूरी जिंदगी इसका पछतावा करवाऊंगी, सिया कपूर ने जोर देकर कहा और तुरंत हरकत में आ गई। अर्जुन कपूर को सूचना मिली। दोपहर में जब अर्जुन क्लास खत्म कर रहा था, उसका फ़ोन बजा। फ़ोन के दूसरी तरफ सृष्टि कपूर थी। संभल कर रहना, दादाजी ने सिया कपूर को भेजा है। लगता है कि वह तुम्हारे वैंकाय इंटरनेशनल होटल पर हमला करने वाली है। सिया वैंकाय इंटरनेशनल होटल पर हमला करना चाहती है। ठीक है, मैं समझ गया, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अर्जुन का निजी जेट। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन कपूर सीधा मुंबई एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और अर्जुन कपूर इसे देखने के लिए बेताब था। 40 मिनट बाद वह एयरपोर्ट पहुंचा। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, एक अनजानी आवाज़ सुनाई दी। अध्याय 98। बुजुर्ग कपूर बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी वे खुद को शांत नहीं कर पा रहे थे। बॉस, एक आवाज़ सुनकर अर्जुन कपूर ने देखा। कुछ दूरी पर एक गोल-मटोल आदमी उसकी ओर हाथ हिला रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि करण चौहान था, जो मुंबई के अमीर चौहान परिवार का वारिस था और अर्जुन कपूर का छोटा भाई समान था। इस समय करण चौहान के साथ एक गंभीर दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, विक्रम चौहान, करण के पिता और चौहान परिवार के मुख्य सदस्य। चौहान परिवार के बुजुर्ग प्रमुख 80 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके थे और उनकी बढ़ती उम्र के कारण परिवार की अधिकांश शक्ति अब विक्रम चौहान के हाथों में थी। विक्रम चौहान पहले से ही चौहान परिवार के उत्तराधिकारी थे। जैसे ही परिवार के बुजुर्ग प्रमुख गुजरेंगे, विक्रम चौहान आधिकारिक रूप से परिवार के मुखिया बन जाएंगे। जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा सामने खड़े व्यक्ति को बॉस कह रहा है, तो विक्रम चौहान का माथा सिकुड़ गया। एक भविष्य के चौहान परिवार के उत्तराधिकारी को किसी और का छोटा भाई क्यों बनना चाहिए? करण और उनके पिता आगे बढ़े और करण ने तुरंत उनका परिचय करवाया। पिताजी, यह मेरे आदर्श हैं, मेरे द्वारा पहचाने गए बॉस अर्जुन कपूर। बॉस, ये मेरे पिताजी हैं। अर्जुन कपूर का नाम सुनकर विक्रम चौहान और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन कपूर, क्या तुम कपूर परिवार से जुड़े हो? विक्रम चौहान ने संदेहपूर्वक पूछा। पिताजी, बॉस पहले जरूर कपूर परिवार का सदस्य थे, लेकिन अब नहीं, करण चौहान ने जल्दी से अपने पिता को संक्षेप में समझाया। अब विक्रम चौहान और भी अधिक नाखुश हो गए। भले ही अर्जुन कपूर ने कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया था, लेकिन वह कभी उस परिवार का हिस्सा थे। मेरा बेटा चौहान परिवार से है, जिसकी ताकत कपूर परिवार के बराबर है। फिर भी उसने कपूर परिवार के एक पूर्व सदस्य को अपना बॉस बना लिया। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे अपने बेटे से इस बारे में अच्छे से बात करनी होगी। अर्जुन से दोस्ती करना ठीक है, लेकिन उसे बड़ा भाई मानना सही नहीं है, विक्रम चौहान ने मन ही मन सोचा। बॉस, क्या आप शहर से बाहर जा रहे हैं? करण चौहान ने उत्सुकता से पूछा। वे और उनके पिता अभी अभी बाहर से लौटे थे। नहीं, मैंने बस एक प्राइवेट जेट खरीदा है जो मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ा है। मैं उसे देखने आया हूँ, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया। हालांकि यह एक प्राइवेट जेट था, लेकिन ये कोई साधारण लग्जरी कार नहीं थी जिसे तुरंत उड़ाया जा सके। प्राइवेट जेट को उड़ाने के लिए एक प्रोफेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़्यादातर अमीर लोग अपने प्राइवेट जेट को किसी एयरपोर्ट पर पार्क करते हैं और वहां रखरखाव करवाते हैं। प्राइवेट जेट? बॉस, आपने एक प्राइवेट जेट खरीदा? कमाल है, करण चौहान चकित थे। मुंबई के ज़्यादातर अमीर परिवारों के पास प्राइवेट जेट नहीं थे, यहाँ तक कि उनके चौहान परिवार के पास भी नहीं था। विक्रम चौहान भी अर्जुन कपूर की बात सुनकर बहुत हैरान थे। क्या ये लड़का सच में इतना शक्तिशाली है कि वह एक प्राइवेट जेट खरीद सकता है? बॉस, क्या मैं भी आपके जेट को देख सकता हूँ? करण चौहान ने उत्साह से पूछा। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। धन्यवाद बॉस, करण चौहान बेहद उत्साहित थे। उन्होंने कभी किसी प्राइवेट जेट में कदम नहीं रखा था। अर्जुन कपूर आगे बढ़े और करण उनके पीछे पीछे चल पड़े। विक्रम चौहान ने कुछ देर सोचा और फिर वे भी उनके पीछे हो लिए। अर्जुन का जेट कोई ज़्यादा खास नहीं होगा, शायद ये बस एक छोटा प्राइवेट जेट होगा जो कुछ करोड़ का होगा।
विक्रम चौहान ने अपने मन में अंदाज़ा लगाया। अपने बेटे के चेहरे पर पहली बार देखने का उत्साह देखकर विक्रम चौहान ने चेतावनी दी। बस एक प्राइवेट जेट ही तो है, ज़्यादा उत्साहित मत हो। कुछ दिनों में हमारा चौहान परिवार भी एक खरीदेगा, और जब हम खरीदेंगे तो हमें ऐसा लेना चाहिए जो 100 करोड़ से ऊपर का हो, कोई मामूली जेट नहीं। विक्रम चौहान ने जानबूझकर कहा ताकि वे अर्जुन कपूर के सामने कमज़ोर न दिखें। कुछ मिनटों के बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ले जाया। दूर से स्टाफ ने एक विशाल जेट की ओर इशारा किया। सर, वह आपका गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट है। जैसे ही उन्होंने देखा, विक्रम चौहान और करण चौहान पूरी तरह से दंग रह गए। खासकर विक्रम चौहान, जो पूरी तरह से स्तब्ध हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन का जेट केवल 2-4 सीटों वाला छोटा जेट होगा, लेकिन ये तो उनकी कल्पना से कहीं बड़ा था। क्या अर्जुन वाकई में इतना सक्षम है? इस प्राइवेट जेट की खासियतें क्या हैं? विक्रम चौहान ने एयरपोर्ट स्टाफ से पूछा। सर, ये गल्फस्ट्रीम G650 है, जो दुनिया के शीर्ष प्राइवेट जेट्स में से एक है। इसमें 2 BR725-12 टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। स्टाफ ने इसे बहुत ही पेशेवर तरीके से समझाया। दुनिया के कई सबसे अमीर लोग इस जेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बिल गेट्स हैं, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। क्या ये वही मॉडल है जिसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने खरीदा था? विक्रम चौहान पूरी तरह से चौंक गए। अर्जुन कपूर सच में बहुत ही प्रभावशाली है। अब विक्रम चौहान ने अर्जुन को छोटे कपूर से बदलकर मिस्टर अर्जुन कहना शुरू कर दिया। शायद मेरा बेटा गलत नहीं था। अर्जुन का छोटा भाई बनने में कोई बुराई नहीं है। बाद में अर्जुन कपूर ने अपने गल्फस्ट्रीम G650 का निरीक्षण किया और इसके इंटीरियर से पूरी तरह संतुष्ट थे। अब लंबी दूरी की यात्रा करना बहुत आसान होगा। विक्रम चौहान और करण चौहान ने भी जेट को अंदर से देखा और वे पूरी तरह से दंग रह गए। प्राइवेट जेट से उतरने के बाद विक्रम चौहान ने खुद अर्जुन कपूर का कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया। मिस्टर अर्जुन, कभी समय मिले तो हमारे चौहान परिवार में जरूर आइए। आप हमारे परिवार के सम्मानित अतिथि हैं। जरूर, अर्जुन कपूर ने विनम्रता से जवाब दिया और वहां से निकल गए। अर्जुन को जाता देख विक्रम चौहान ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है। करण चौहान गर्व से मुस्कुराए। अब जब तुम मिस्टर अर्जुन के छोटे भाई हो तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाओ, और अगर मिस्टर अर्जुन को भविष्य में हमारी ज़रूरत हो तो हमें उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल पिताजी। अर्जुन एयरपोर्ट से निकलकर घर पहुंचे। 1 घंटे बाद उन्हें एक विशेष आमंत्रण मिला। अध्याय 99। अर्जुन कपूर को मल्होत्रा परिवार से एक आमंत्रण मिला, जिसमें उन्हें गंगा व्यू मंडप रेस्तरां में रात्रिभोज के लिए बुलाया गया था। मल्होत्रा परिवार का कहना था कि उन्हें अर्जुन कपूर से कुछ ज़रूरी बातचीत करनी थी। हालांकि अर्जुन इस आमंत्रण में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग। कार्य जारी। मल्होत्रा परिवार का आमंत्रण स्वीकार करें। गंगा व्यू मंडप रेस्तरां में डिनर के लिए जाएं और देखें कि वे क्या करना चाहते हैं। कार्य इनाम: नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 8% शेयर। कार्य इनाम: 51 अनुभव अंक। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 8% शेयर इनाम में मिलेंगे। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। इस समय अर्जुन पहले ही नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक बन चुके थे, लेकिन यह अभी भी उनके लक्ष्य से बहुत दूर था। अर्जुन कपूर का असली लक्ष्य था नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना। इसे पूरा करने के लिए उन्हें कम से कम 50% से अधिक हिस्सेदारी की आवश्यकता थी। अभी उनके पास 27% हिस्सेदारी थी। अगर वे ये कार्य पूरा कर लेते हैं तो ये बढ़कर 35% हो जाएगी। अब ये लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है। ये सोचकर अर्जुन ने इस आमंत्रण को स्वीकार करने का फैसला किया। वैसे भी यह उनके खुद के इलाके में हो रहा था और उन्हें किसी खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शाम 6:30 बजे अर्जुन कपूर पहले गंगा व्यू मंडप रेस्तरां पहुंचे। कुछ ही मिनटों बाद एक आकर्षक युवक रेस्तरां में दाखिल हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि आदित्य मल्होत्रा थे, करण मल्होत्रा के बेटे और मल्होत्रा परिवार के उत्तराधिकारी। मालिक स्वयं क्यों नहीं आए? उन्होंने तो कहा था कि वे खुद आएंगे। एक अधीनस्थ ने संदेहपूर्वक पूछा। अर्जुन कपूर नाम का ये लड़का सिर्फ 20 साल का है। मेरे पिताजी को उससे बात करने आने की क्या जरूरत? क्या यह मामूली अर्जुन कपूर हमारे पिता से मिलने योग्य है? आदित्य मल्होत्रा ने अहंकार भरे स्वर में कहा। असल में 1 घंटे पहले मल्होत्रा परिवार के एक व्यवसाय में अचानक समस्या आ गई थी, इसलिए करण मल्होत्रा वहां चले गए और उन्होंने अपने बेटे को अर्जुन कपूर से मिलने भेज दिया। वैसे गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स खरीदने के पैसे कहाँ हैं? आदित्य मल्होत्रा ने पूछा। सर, ये लीजिए, इसमें 700 मिलियन हैं। अधीनस्थ ने आदरपूर्वक एक बैंक कार्ड आदित्य को सौंप दिया। ठीक है, मैं 400 मिलियन में ये सौदा कर लूँगा। बस देखो मैं कैसे आसानी से यह गोल्फ कोर्स खरीद लेता हूँ।
आदित्य मल्होत्रा ने आत्मविश्वास से कहा। हकीकत में वे 1.7 बिलियन के गोल्फ कोर्स को मात्र 400 मिलियन में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद आदित्य मल्होत्रा अर्जुन कपूर से मिलने प्राइवेट डाइनिंग रूम में पहुंचे। अच्छा, तुम तो जल्दी आ गए, अहंकार से भरी आवाज गूंजी। आज रात मल्होत्रा परिवार तुम्हारी मेजबानी कर रहा है, जो चाहो मंगवा सकते हो, बिल हमारी तरफ से रहेगा, आदित्य मल्होत्रा ने शेखी बघारते हुए कहा। अर्जुन कपूर ने मेन्यू उठाया और वेटर को कुछ निर्देश दिए। खासतौर पर ड्रिंक्स वाले पेज पर अर्जुन ने आखिरी कुछ ड्रिंक्स को स्पेशली ऑर्डर किया। ठीक है सर। थोड़ी देर बाद खाने और ड्रिंक्स को परोसा गया। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मल्होत्रा परिवार तुम्हारा गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स खरीदना चाहता है, आदित्य मल्होत्रा ने सीधे कहा। ओह, अर्जुन कपूर ने हल्का सा भौहें उठाईं। तुम्हारी कीमत क्या है? एक नंबर बताओ। 3 अरब, अर्जुन कपूर ने सोचा और जवाब दिया। क्या 3 अरब? क्यों न तुम जाकर लूट ही लो, आदित्य मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। मैं 400 मिलियन में ये गोल्फ कोर्स खरीदूंगा। 400 मिलियन? अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी हंसी। गोल्फ कोर्स की असली कीमत का 1/3 भी नहीं। ये डकैती है या सौदा? 400 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, आदित्य ने अहंकार से कहा। वैसे भी तुम पहले ही कपूर परिवार से दुश्मनी ले चुके हो। क्या अब तुम मल्होत्रा परिवार से भी दुश्मनी लेना चाहते हो? क्या मल्होत्रा परिवार बहुत ताकतवर है? अर्जुन कपूर ने व्यंग्य किया। तुम्हें अंदाजा भी है कि 2 बड़े परिवारों से दुश्मनी लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं? आदित्य मल्होत्रा गुस्से से चिल्लाया। अगर मैं मल्होत्रा परिवार से दुश्मनी ले लूं तो क्या? अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आदित्य मल्होत्रा ने गुस्से में दांत पीसे। अब देखना मल्होत्रा परिवार तुम्हें कैसे सबक सिखाएगा। वह जाने ही वाला था कि रुको, अर्जुन कपूर ने अचानक उसे रोक दिया। जाने से पहले बिल चुकाकर जाना। हमारा मल्होत्रा परिवार इतना कंगाल नहीं कि एक दिन का बिल न भर सके, आदित्य मल्होत्रा ने अकड़कर कहा। वेटर ने बिल सौंपा। आदित्य मल्होत्रा ने बिल को लापरवाही से उठाया। अगले ही पल वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यह इतनी भारी रकम। अध्याय 100। 2,19,79,010 रुपये और 52 पैसे। 1, 10, 100, 1000, लाख, 20 करोड़ से भी ज़्यादा। मैंने एक ही खाने में 20 करोड़ खर्च कर दिए। क्या ये किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है? आदित्य मल्होत्रा शैनहाई चिल्लाया। कौन एक दिन पर 20 करोड़ खर्च कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम पर केस कर दूंगा, आदित्य ने गुस्से से कहा। अगर केस करना है तो कर लो। गंगा व्यू मंडप में सभी कीमतें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कीमतें सही हैं। रुको, तुमने क्या कहा? तुम्हारा गंगा व्यू मंडप? उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह मेरा गंगा व्यू मंडप है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। तुम इस रेस्तरां के मालिक हो? तो फिर और भी अच्छा, आदित्य मल्होत्रा ने कुटिल मुस्कान दी। एक दिन की कीमत 20 करोड़ कैसे हो सकती है? अब देखता हूं कि तुम्हारा गंगा व्यू मंडप लोगों को कैसे धोखा देता है। वह इस बिल के आधार पर अर्जुन कपूर के खिलाफ केस दर्ज करने की योजना बना रहा था। आदित्य ने बिल को ध्यान से देखना शुरू किया। शुरुआती व्यंजन सामान्य थे, जिनकी कीमत कुछ लाख थी। उनके जैसे अमीर लोगों के लिए 1 लाख से ऊपर का दिन कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसने बिल पढ़ना जारी रखा, उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। 5 बोतल टॉप ग्रेड रोमाने कॉन्टी, 3 बोतल अमारोन। ये तो कुल मिलाकर 20 करोड़ का शराब बिल है। आदित्य मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सारी वाइन दुनिया की सबसे महंगी रेड वाइन में से हैं। एक एक बोतल लाखों की है। कई बड़े बिजनेस पार्टियों में इन ब्रांड्स की सिर्फ 1 या 2 बोतल ही मुख्य आकर्षण होती हैं, लेकिन यहाँ तो दर्जनों बोतलें खोली गई हैं। अब गंगा व्यू मंडप के खिलाफ केस करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कीमतें सही थीं। पैसे दो, मालिक आदित्य, अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से कहा। क्या तुम अमीर नहीं हो? ये छोटी रकम क्यों नहीं चुका सकते? 20 करोड़ ही तो हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है, आदित्य मल्होत्रा ने दांत भींचते हुए कहा। लेकिन असल में उसका दिल जल रहा था। मैं यहाँ सौदा करने आया था और उल्टा 20 करोड़ गंवा बैठा। अगर वह पैसे नहीं देता तो मल्होत्रा परिवार की बदनामी होती। धत्तेरी की। आखिरकार आदित्य मल्होत्रा ने भारी मन से 20 करोड़ का भुगतान कर दिया। अर्जुन कपूर को इस दिन में करीब 10 करोड़ का मुनाफा हुआ। वाह, यह आदमी तो बड़ा दरियादिल निकला, अर्जुन कपूर ने मन ही मन सोचा। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग। कार्यपूर्ण। मल्होत्रा परिवार के आमंत्रण को स्वीकार किया, गंगा व्यू मंडप में दिन किया और उनके इरादे जाने। बधाई हो, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 8% शेयर प्राप्त हुए। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके विला में रख दिया गया है। बधाई हो, 51 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अब अर्जुन कपूर के पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 35% शेयर हो गए थे। नया दिन, नई चुनौती।
सुबह जैसे ही अर्जुन कपूर उठा, सिस्टम की एक और सूचना आई। डिंग, 22वें दिन के इनाम के रूप में 10% नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की हिस्सेदारी प्राप्त हुई। अब अर्जुन कपूर के पास कुल 45% हिस्सेदारी थी। बस 5.1% शेयर और मिलने की देर थी और फिर वह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का पूर्ण मालिक बन सकता था। लेकिन सिस्टम अब मेरी मदद कैसे करेगा? तभी एक और नोटिफिकेशन आया। डिंग, नया कार्य जारी, सिया कपूर द्वारा किए गए षड्यंत्र को विफल करें और वैंकाय इंटरनेशनल होटल को बचाएं। इनाम 10% नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की हिस्सेदारी। इनाम 53 अनुभव अंक। क्या अगर मैं ये कार्य पूरा कर लूँ तो मेरी हिस्सेदारी 55% हो जाएगी? सिया कपूर की चाल सही समय पर आई थी, लेकिन अब अर्जुन के पास इसे हराने की पूरी योजना थी। सिया कपूर का षड्यंत्र। उधर सिया कपूर भी अपने मिशन को पूरा करने में लगी थी। उसने अपने मैजिक सिटी के कनेक्शनों का इस्तेमाल करते हुए वैंकाय इंटरनेशनल होटल के खिलाफ एक बड़ा डिजिटल स्कैंडल तैयार किया। कैसा चल रहा है? सिया कपूर ने पूछा। चिंता मत करो, हम नकली रिपोर्टिंग में विशेषज्ञ हैं। पैसे दिए हैं तो काम पूरा होगा। अच्छा, आज रात तक मैं देखना चाहती हूं कि वैंकाय इंटरनेशनल होटल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। सोशल मीडिया पर होटल को बदनाम करने की साजिश। 2 घंटे बाद अचानक कई बड़े ब्लॉगर्स और वीडियो क्रिएटर्स ने वैंकाय इंटरनेशनल होटल के खिलाफ झूठे रिव्यू पोस्ट करने शुरू कर दिए। झटका देने वाली खबर, 5 सितारा होटल वैंकाय इंटरनेशनल होटल इतना बेकार कैसे हो सकता है? गंदगी, अव्यवस्था और खराब प्रबंधन। ये होटल सबसे घटिया 5 सितारा होटल है। वैंकाय इंटरनेशनल होटल में कई सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी खतरे हैं। इसे अब तक कैसे खुला रखा गया? ये वीडियो तेजी से वायरल हो गए और वैंकाय इंटरनेशनल होटल को जबरदस्त संकट में डाल दिया। अब अर्जुन कपूर को इस स्थिति को सुधारना था, क्योंकि यह सिर्फ एक होटल का मामला नहीं था, बल्कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई। अध्याय 101। शुरुआत में वैंकाय इंटरनेशनल होटल के बारे में ये नकारात्मक समीक्षा वीडियो केवल कुछ हजार या लाखों व्यूज तक ही सीमित थे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इन समीक्षा ब्लॉगरों के पहले से ही लाखों फॉलोअर्स थे और सिया कपूर ने इन्हें बढ़ावा देने के लिए पैसा लगाया था, इन वीडियो की कुल व्यूअरशिप 40-50 मिलियन पार कर गई। क्या गंदगी है ये? वैंकाय इंटरनेशनल होटल अब तक का सबसे घटिया 5 स्टार होटल है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे तो घिन आ रही है। ये होटल तो बंद होना चाहिए। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने इस होटल में पहले ठहराव किया था और मुझे तब ये अच्छा लगा था। लेकिन जब से इन प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इसकी टेस्टिंग हुई, तब से तो मैं यहाँ दोबारा आने की सोच भी नहीं सकता। मैं भी कभी नहीं जाऊँगा। इन अत्यधिक प्रोफेशनल समीक्षा ब्लॉगरों के वीडियो को देखकर हजारों नेटिजन्स, खासतौर पर मुंबई के लोगों ने जमकर शिकायतें करनी शुरू कर दीं। ज़्यादा समय नहीं बीता था कि वैंकाय इंटरनेशनल होटल से जुड़ी नकारात्मक खबरें बड़े प्लेटफॉर्म्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गईं। हालांकि ये शुरुआत में राष्ट्रीय ट्रेंडिंग लिस्ट में थोड़ी नीचे थी, लेकिन मुंबई की ट्रेंडिंग लिस्ट में ये सीधा नंबर 1 पर पहुंच गई। चूंकि वैंकाय इंटरनेशनल होटल एक स्थानीय व्यापार था, इसलिए मुंबई की ट्रेंडिंग लिस्ट में इसकी नकारात्मक चर्चा राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक प्रभावशाली साबित हुई। और अभी शाम के 6-7 बजे का समय था, जब सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। मामला और ज़्यादा गर्माता जा रहा था और सिया कपूर की रणनीति पूरी तरह से कारगर हो रही थी। अर्जुन कपूर को जैसे ही इस खबर का पता चला, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब कपूर परिवार और खासतौर पर सिया कपूर का किया धरा है। सिया वाकई पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और निर्दयी थी। उसे पता था कि हमला कहाँ करना है। किसी भी होटल के लिए साख, गुणवत्ता और स्वच्छता सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर वैंकाय इंटरनेशनल होटल की छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाए, और वह भी गुणवत्ता और सफाई जैसे मुद्दों पर, तो इस होटल का दिवालिया होना तय है। अर्जुन ने इन सभी समीक्षा ब्लॉगरों के आईपी एड्रेस ट्रैक किए और पाया कि वे सभी शंघाई के थे। इसका मतलब ये था कि सिया ने वैंकाय इंटरनेशनल होटल को बदनाम करने के लिए खासतौर पर बाहरी लोगों को बुलाया था। लेकिन अर्जुन को ये बात खटक रही थी। ये सब झूठ हो सकता है, क्योंकि जब से उसने होटल की कमान संभाली थी, स्वच्छता और गुणवत्ता के नियम और भी कठोर हो गए थे। ऐसे में अचानक इतनी गंदगी कैसे फैल सकती है? इसके अलावा ईशा पटेल ने हाल ही में पटेल ग्रुप के प्रतिनिधियों के लिए इस होटल में कई कमरे बुक कराए थे। जब अर्जुन और ईशा की इस विषय पर चर्चा हुई थी, तब ईशा ने उसे बताया था कि पटेल ग्रुप के कई प्रतिनिधियों ने खुद कहा था कि वैंकाय इंटरनेशनल होटल बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों से भी ज़्यादा साफ सुथरा और बेहतरीन है। तो फिर सिर्फ कुछ दिनों में होटल की सफाई व्यवस्था इतनी खराब कैसे हो गई? अर्जुन ने तुरंत वैंकाय इंटरनेशनल होटल के जनरल मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, सर, होटल में हाल ही में कोई भी सफाई या गुणवत्ता से जुड़ी समस्या नहीं हुई है। नई मैनेजमेंट टीम के तहत मैंने खुद इस होटल की स्वच्छता और मेंटेनेंस को सख्ती से लागू किया है।
वीडियो में दिखाए गए दावे पूरी तरह से झूठे हैं। अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, सभी निगरानी कैमरों की फुटेज निकालो, इन समीक्षा ब्लॉगरों की चेक इन जानकारी और उनके मूवमेंट्स का पूरा रिकॉर्ड लाओ। इसके बाद अर्जुन ने अपनी गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी और कियानशिंग नीलामी कंपनी की मदद से इस मामले की जांच शुरू कर दी। मुंबई के एक आलीशान बंगले में सिया कपूर अपने किए गए इस मास्टर प्लान को देखकर बेहद खुश थी। यह एक जबरदस्त सफलता है। अब वैंकाई इंटरनेशनल होटल की छवि पूरी तरह खराब हो चुकी थी। बस 1-2 दिन और फिर वैंकाई इंटरनेशनल होटल एक ऐसा चूहा बन जाएगा जिसे हर कोई पीटना चाहेगा। बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इस सोच के साथ सिया ने अपने पिता को कॉल किया। पापा, प्लान पूरी तरह सफल रहा। वैंकाई इंटरनेशनल होटल की गंदगी और लापरवाही की खबरें सभी ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर हैं। अब ये होटल बंद होने से ज़्यादा दूर नहीं। ओह, बहुत बढ़िया। बुजुर्ग कपूर इस खबर से बेहद खुश हो गया। पहले कई बार अर्जुन के खिलाफ हमारी रणनीतियां असफल हुई थीं, पर इस बार मेरी बेटी सिया ने पहली ही चाल में उसे मात दे दी। अब कपूर परिवार गर्व से सिर उठाकर कह सकता था कि उन्होंने अर्जुन की एक इंडस्ट्री तबाह कर दी है। वैंकाई इंटरनेशनल होटल तो बस शुरुआत है, उसके बाकी सारे बिजनेस भी हम बंद करवा देंगे। अर्जुन ने निगरानी फुटेज की जांच की और एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ लिया। इन ब्लॉगरों के अनुसार उन्होंने 2 दिन तक होटल की समीक्षा की थी। पहले दिन उन्होंने कहा, होटल गंदा है। फिर अगले दिन भी उन्होंने उसी कमरे को बुक किया और दावा किया कि चादरें और तकिए नहीं बदले गए, बाथरूम साफ नहीं हुआ और होटल स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन असली मामला ये था, ये 3 में से 4 ब्लॉगर केवल 4-5 घंटे के लिए होटल में ठहरे थे। सबसे पहला ब्लॉगर शाम 3-4 बजे चेक इन कर चुका था और 7-8 बजे रात को होटल छोड़ चुका था। तो फिर उन्होंने अगले दिन कैसे रिव्यू किया? इसका मतलब था कि ये सब नकली था। उन्होंने जानबूझकर गंदगी फैलाए और झूठे वीडियो बनाए। अर्जुन ने तुरंत स्पष्टीकरण वीडियो जारी करने का आदेश दिया और पूरे सबूत के साथ नकली वीडियो का पर्दाफाश किया। अब मुंबई की ट्रेंडिंग लिस्ट में इस केस ने नया मोड़ ले लिया। लेकिन डूइन जैसी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर यह काफ़ी नहीं था। इसी समय ईशा पटेल और उसकी बहन अर्जुन से मिलने आईं। जब अर्जुन ने पूरी बात बताई तो ईशा मुस्कराए। कोई टेंशन मत लो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। अध्याय 102। दोनों इतने व्यस्त थे कि आमने सामने बैठने तक का समय नहीं था। अर्जुन कपूर की आंखों में चमक आ गई। ये देखकर ईशा पटेल मुस्कराए और बोली, मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है जिसके पिता डूइन के एक वरिष्ठ कार्यकारी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। और चूंकि यह मामला पूरी तरह से गढ़ा हुआ और झूठा है, हम सही हैं। ऐसे में हमें इस पर कार्रवाई करने का पूरा हक है। ये कहते हुए ईशा ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी दोस्त का नंबर मिलाया। कॉल जुड़ते ही ईशा ने संक्षेप में पूरी बात समझा दी। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुई तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं कुछ दिनों में विदेश घूमने जा रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दूसरी तरफ से उसकी दोस्त ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है। ईशा ने कुछ देर सोचा, लेकिन तुरंत ही सहमति दे दी। विदेश यात्रा करने में निश्चित रूप से कुछ दिन लगेंगे और कंपनी के कुछ काम भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन की मदद करने का मौका छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। तो तय रहा, जाने से पहले मैं तुम्हें संपर्क करूंगी। जैसे ही ईशा ने हामी भरी, उसकी दोस्त ने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन के सफाई वाले वीडियो को डूइन के टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया और इसकी लोकप्रियता उन सभी फेक समीक्षा ब्लॉगरों से कई गुना ज़्यादा हो गई जिन्हें सिया कपूर ने हाई किया था। ईशा की दोस्त के पिता ने मोर्चा संभाल लिया। अब अर्जुन के वीडियो को देखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इसके तुरंत बाद अर्जुन को एक और बड़ी खबर मिली। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने पता लगाया कि इन समीक्षा ब्लॉगरों में से सबसे अधिक फॉलोअर्स वाले ब्लॉगर का फोटोग्राफर कोलकाता प्रांत से था। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने उससे संपर्क किया और सीधे उसे भुगतान किया। फोटोग्राफर ने सच्चाई स्वीकार कर ली कि वे जानबूझकर नकली रिव्यू बना रहे थे। उसने इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। डिटेक्टिव एजेंसी ने वीडियो को पहले ही एडिट कर दिया था। अब बस अर्जुन के आदेश की देर थी कि इसे सार्वजनिक किया जाए। इसे तुरंत पोस्ट करो। अर्जुन ने बिना किसी देरी के आदेश दिया। अब असली खेल शुरू हुआ। जैसे ही वीडियो जारी हुआ और साथ ही ईशा की दोस्त के पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पकड़ बनाई, वैंकाई इंटरनेशनल होटल की प्रतिष्ठा एक झटके में बहाल हो गई। ओह, तो असली मामला ये था। हमने वैंकाई इंटरनेशनल होटल को गलत समझ लिया। ये फेक समीक्षा ब्लॉगर इतना झूठ फैला रहे थे। कितनी गंदी हरकत है। मुझे अपने पिछले कमेंट्स के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इन फेक ब्लॉगरों को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। अब जब भी मैं मुंबई जाऊंगा, केवल वैंकाई इंटरनेशनल होटल में ही ठहरूंगा। इंटरनेट पर हजारों नेटिजन्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया और सभी इन फेक समीक्षा ब्लॉगरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने लगे। आधे घंटे के भीतर ही उन सभी फेक ब्लॉगरों के अकाउंट्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया।
इसके अलावा वैंकाई इंटरनेशनल होटल की तरफ से इन सभी लोगों को कानूनी नोटिस भी भेज दिया गया। अब उन ब्लॉगरों को पछतावा होने लगा जिन्होंने सिया कपूर से पैसे लेकर झूठे वीडियो बनाए थे। इस घटना के कारण वैंकाई इंटरनेशनल होटल गहरे संकट से निकलकर और भी प्रसिद्ध हो गया और इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। व्यवसाय में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ। जैसे ही मामला निपटा, सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, सिया कपूर द्वारा बनाई गई मुसीबत को हल किया, वैंकाई इंटरनेशनल होटल की प्रतिष्ठा को बचाया और कार्य पूरा किया। बधाई हो, आपको नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का 10% स्वामित्व प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपको 53 अनुभव अंक मिले। अर्जुन ने ये कार्य पूरा कर लिया और इसके बदले नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का 10% अतिरिक्त स्वामित्व प्राप्त कर लिया। अब अर्जुन के पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के कुल 55% शेयर हो गए थे। इसका मतलब था कि अब वह पूरी तरह से इस सिक्योरिटी ग्रुप का मालिक बन चुका था। अब अगर उसे नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की किसी भी टॉप स्पेशल टीम या सामान्य बॉडीगार्ड्स को भेजना हो, उसे बस एक आदेश देना होगा। दूसरी ओर, जब सिया कपूर ने यह नतीजा देखा तो उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। सिर्फ 1-2 घंटे में पूरी बाजी पलट चुकी थी। वह इस सच को हजम नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? टेबल पर एक खुली हुई शैंपेन की बोतल रखी थी। वह जीत का जश्न मनाने ही वाली थी, लेकिन जश्न से पहले ही वैंकाई इंटरनेशनल होटल इंटरनेट पर सबकी तारीफों का केंद्र बन गया। उसने जिन समीक्षा ब्लॉगरों को पैसे देकर झूठ फैलाने को कहा था, उनके अकाउंट्स हमेशा के लिए बैन कर दिए गए थे। क्या ये सच में खत्म हो गया? सिया को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने इस प्लान को सफल बनाने के लिए कई दिनों की मेहनत, भारी रकम और ढेर सारा वक्त लगाया था। लेकिन नतीजा, सिर्फ 1 घंटे में अर्जुन ने सब कुछ पलट कर रख दिया। इसी समय बुजुर्ग कपूर ने कॉल किया। कैसा चल रहा है, सिया? वह बेहद उत्साहित था। उसे पूरा भरोसा था कि वैंकाई इंटरनेशनल होटल अब पूरी तरह तबाह हो चुका होगा। पापा, मामला बिगड़ गया, सिया ने बेबस होकर जवाब दिया। क्या? लेकिन 2 घंटे पहले तुमने कहा था कि सब कुछ लगभग खत्म हो चुका है। अब अचानक ये क्या हो गया? बुजुर्ग कपूर ने गुस्से से पूछा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सिया पूरी तरह हार मान चुकी थी। बेवकूफ़, फ़ोन पटकते ही बुजुर्ग कपूर गुस्से से कांप उठा। अगर सिया पहले ही कुछ ना कहती तो शायद वह इतना उम्मीद नहीं लगाता, लेकिन अब जितनी ज़्यादा उम्मीद थी उतना ही बड़ा धक्का लगा था। पाम मीडोज विला में। थैंक यू, ईशा। अर्जुन ने ईशा की ओर देखा। उसने एक बार फिर उसकी मदद की थी। अर्जुन अब महसूस करने लगा कि ईशा सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, उसका परिवार उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था जितना उसने सोचा था। कोई बात नहीं, ईशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बहन एकदम परफेक्ट वाइफ मटीरियल है ना? दिया पटेल ने हंसते हुए कहा। वैसे सीनियर अर्जुन, कल मौसम बहुत अच्छा रहेगा। क्यों ना हम तुम्हारी प्राइवेट यॉट पर जाएं और थोड़ा घूमें? सिस को भी तुम्हारी यॉट देखनी है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अर्जुन ने हामी भरी, सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंज उठी। अध्याय 103। डिंग, कार्य जारी। ईशा पटेल और दिया पटेल को समुद्र की सैर पर ले जाओ। कार्य इनाम, टॉप लेवल तैराकी कौशल। कार्य इनाम, 50 अनुभव अंक। एक और कार्य, और इस बार इनाम के रूप में कौशल मिलने वाला था, वो भी टॉप लेवल तैराकी कौशल। अर्जुन कपूर को समझ आ गया कि सिस्टम कभी भी बेवजह कोई स्किल नहीं देता। इसका मतलब यही था कि आगे चलकर यह कौशल बहुत उपयोगी साबित होने वाला था। वैसे भी अभी तक उसे तैराकी नहीं आती थी, और यह टॉप लेवल कौशल बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा था, तो क्या वह इसे ठुकरा सकता था? अर्जुन, ईशा और दिया ने तय किया कि कल दोपहर के बाद वे बंदरगाह पर मिलेंगे। सीनियर अर्जुन, हम अब चलते हैं। मुझे अपनी बहन के साथ कल के लिए बिकिनी चुननी है। ये कहकर दिया पटेल तुरंत उठी और अपनी बहन को खींच कर ले गई। अरे, तुम कल बिकिनी पहनने वाली हो? ईशा एक पल के लिए चौंक गई। बिल्कुल, सीनियर अर्जुन की प्राइवेट यॉट धूप सेंकने के लिए परफेक्ट है और बिना बिकिनी के ये कैसे संभव है? दिया ने आत्मविश्वास से कहा। इसके अलावा हम समुद्र तट पर घूमने जा रहे हैं और ऐसे में बिकिनी न पहनना मुश्किल होगा। अपनी बहन की बात सुनकर ईशा के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। अर्जुन के सामने बिकिनी पहनने का ख्याल ही उसे थोड़ा शर्मिंदा कर रहा था। सिस, तुम्हारी फिगर तो परफेक्ट है। बिकिनी में यह और भी खूबसूरत लगेगी, दिया ने मजाकिया अंदाज में कहा। और फिर कल वहाँ सिर्फ हम 3 होंगे, कोई और नहीं। तो ये तय रहा। दिया ने बिना किसी झिझक के अर्जुन को अपना भविष्य का जीजा मान लिया था। इसके बाद दोनों बहनें कल के लिए स्विमसूट खरीदने चली गईं। अगली सुबह सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, रिश्ते तोड़ने के 23वें दिन का इनाम, प्राथमिक मजबूर अधिग्रहण कार्ड। क्या? आज का इनाम देखते ही अर्जुन जोश में आ गया। आखिरकार ये फिर से आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ दिन पहले जब उसने पहला प्राथमिक मजबूर अधिग्रहण कार्ड प्राप्त किया था, तो उसने इसका उपयोग करके पाटेक फिलिप कंपनी के 4% शेयर जबरदस्ती खरीद लिए थे।
तब से ही अर्जुन इस कार्ड के और अधिक मिलने की उम्मीद कर रहा था। आज सिस्टम ने उसे फिर से एक अधिग्रहण कार्ड दे दिया था। अब इसे कैसे उपयोग करना है ये तो बिल्कुल साफ है। सीधा पाटेक फिलिप के और शेयर खरीदने होंगे। उसने तुरंत सिस्टम बैकपैक में से अधिग्रहण कार्ड निकाला और इस्तेमाल करने के लिए क्लिक किया। डिंग, कृपया उस कंपनी का नाम दर्ज करें जिसे जबरदस्ती अधिग्रहित करना चाहते हैं। अर्जुन ने बिना समय गंवाए लिखा, पाटेक फिलिप। क्या आप प्राथमिक मजबूर अधिग्रहण कार्ड को सक्रिय करके पाटेक फिलिप के 4% शेयर खरीदना चाहते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, प्राथमिक मजबूर अधिग्रहण कार्ड सक्रिय किया जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स बाद, डिंग, कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, बधाई हो, आपने पाटेक फिलिप के 4% शेयर अधिग्रहित कर लिए हैं। सफल हो गया। अब अर्जुन के पास पाटेक फिलिप के कुल 8% शेयर हो चुके थे और इसके साथ ही वह कंपनी का 5वां सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। अब पाटेक फिलिप में अर्जुन की स्थिति और भी मजबूत हो गई थी। वह जानता था कि चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक केवल 10.3% शेयर रखता था और तीसरे के पास भी 10% से कुछ अधिक ही था। मतलब, अगर उसे एक और मजबूर अधिग्रहण कार्ड मिल जाए तो वह तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन सकता है। अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब मैं पाटेक फिलिप का एकमात्र मालिक बन जाऊंगा। दोपहर के बाद अर्जुन पाम मीडोज विला लौट आया। इसी समय ईशा और दिया भी तैयार हो गई थीं। उनके बैग में पहले से ही वे बिकिनी रखी हुई थीं जो वे अर्जुन की प्राइवेट यॉट पर पहनने वाली थीं। जल्द ही तीनों डॉक की ओर रवाना हो गए जहां अर्जुन की प्राइवेट यॉट खड़ी थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि अर्जुन की यॉट के पास भारी भीड़ जमा थी। जैसे ही वे नज़दीक गए, दिया अचानक हैरानी से चिल्लाए, सिया मनफेई। वहां खड़ी लड़की को पहचानते ही दिया चौंक गई। सिया मनफेई भी मुंबई विश्वविद्यालय में एक फ्रेशर थी और वह मुंबई के धनी मल्होत्रा परिवार की सदस्य थी। लेकिन उसका और दिया का आपस में खास मेलजोल नहीं था। दिया पटेल, सिया मनफेई ने भी उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने नाक चढ़ाते हुए कहा। मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए। दिया ने सीधा जवाब दिया। तुम मेरे जीजा की प्राइवेट यॉट के सामने खड़ी हो और मुझसे सवाल पूछ रही हो। दिया ने जानबूझकर सीनियर अर्जुन की जगह जीजा शब्द का इस्तेमाल किया ताकि सिया को और गुस्सा आए। क्या यह विशाल प्राइवेट यॉट तुम्हारे जीजा की है? सिया और उसके दोस्तों की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल, दिया ने गर्व से सिर हिलाया और अर्जुन के पास खड़ी हो गई। अब सिया और उसके दोस्तों की नज़रें अर्जुन पर टिक गईं। तो क्या हुआ अगर ये तुम्हारे जीजा की यॉट है? हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, सिया ने रूखेपन से कहा। और वैसे भी ये सिर्फ एक प्राइवेट यॉट ही तो है। हमारे मल्होत्रा परिवार के लिए इसे खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। उसने घमंडी अंदाज में अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। मैं वापस जाकर अपने पापा से कहूंगी कि वे भी मुझे एक ऐसी ही प्राइवेट यॉट दिला दें। उसके दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बिल्कुल, मल्होत्रा परिवार के लिए एक यॉट खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं। मनफेई की फैमिली तो चाहे तो 10 यॉट खरीद सकती है। हाँ, और वैसे भी यॉट खरीदना इतना महंगा भी नहीं होगा। सिया को लग रहा था कि यह यॉट 100-200 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होगी। तो बताओ, तुम्हारी यह प्राइवेट यॉट कितने की है? सिया ने घूरते हुए अर्जुन से पूछा। मैं अपने पापा से कहूंगी कि इससे भी बेहतर यॉट खरीद दें। अध्याय 104। जैसे ही सिया मनफेई ने कीमत के बारे में पूछा, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया। इसकी कीमत, यह कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 1.2 अरब रुपए। क्या तुमने कितना कहा? अर्जुन के जवाब ने सिया मनफेई को हक्का बक्का कर दिया। उसके दिमाग में एक प्राइवेट यॉट की कीमत कुछ करोड़ या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दर्जन करोड़ ही हो सकती थी। उसका अनुमान था कि अर्जुन की यह विशाल यॉट 100-200 करोड़ की होगी। लेकिन 1.2 अरब, ये तो उसने सोचा तक नहीं था। क्या गरीबी उसकी कल्पना शक्ति को सीमित कर रही थी? समस्या ये थी कि वह खुद को गरीब नहीं मानती थी। लेकिन इस वक्त दिया पटेल के जीजा के सामने उसे खुद को बहुत गरीब महसूस हो रहा था। सिर्फ सिया ही नहीं, उसके साथ आए बाकी साथी भी सदमे में थे। 1.2 अरब, ये तो आकाश छूने वाली रकम थी। सिया, तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुम अपने पापा से इसी तरह की यॉट खरीदवाओगी, है ना? दिया पटेल ने शरारती अंदाज में कहा। तो फिर देर क्यों कर रही हो? जल्दी जाओ और पापा से कहो कि ऐसी यॉट खरीद कर दिखाएं। कुछ ही देर पहले सिया बहुत अकड़ रही थी कि वह इससे भी अच्छी यॉट खरीद लेगी। लेकिन अब जब असली कीमत पता चली, वह एकदम शांत हो गई थी। दिया की यह बात सुनते ही सिया का चेहरा लाल पड़ गया। लेकिन अपनी झूठी शान बचाने के लिए उसने अकड़ते हुए कहा, हाँ, बस 1.2 अरब ही तो हैं। हमारे मल्होत्रा परिवार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी घर जाकर पापा से कहूंगी, बस इंतजार करो। इसके बाद सिया झटपट वहां से चली गई ताकि जाकर अपने पापा को मनाने की कोशिश कर सके। उसके साथी भी एक एक करके वहां से खिसक लिए। अब वहां शांति हो गई थी। इसके बाद अर्जुन, ईशा और दिया ने अपनी प्राइवेट यॉट में कदम रखा।
यॉट पर चढ़ते ही अर्जुन ने स्टाफ को आदेश दिया कि वे यॉट को समुद्र में ले जाएं। 20 मिनट बाद वे एक शांत और खूबसूरत समुद्री इलाके में पहुंच गए। उसी समय ईशा और दिया ने अपने स्विमसूट पहन लिए। दिया एक गुलाबी स्विमसूट में बेहद क्यूट लग रही थी, जबकि ईशा ने काले स्विमसूट में अपनी परफेक्ट फिगर को बखूबी निखार दिया था। अर्जुन भी स्विमिंग ट्रंक पहनकर तैयार हो गया। काश मेरे पास 8 पैक एब्स और परफेक्ट बॉडी होती। कपड़े बदलते समय अर्जुन ने मजाक में कहा, सिस्टम को कुछ ऐसे टास्क देने चाहिए जिनमें बॉडी बनाने की रिवॉर्ड मिले। इसी समय सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग। ईशा और दिया को समुद्र की सैर पर ले जाने का कार्य पूरा। बधाई हो, आपको टॉप लेवल तैराकी कौशल मिला। बधाई हो, आपको 50 अनुभव अंक मिले। अब अर्जुन के पास शीर्ष स्तर की तैराकी क्षमता थी। इसके बाद तीनों यॉट के इंडोर पूल में तैरने चले गए। हालांकि वे समुद्र में तैर भी सकते थे, लेकिन यह इलाका उनके लिए नया था और वे पहले यॉट पर ही स्विमिंग करना चाहते थे। जैसे ही अर्जुन ने पानी में छलांग लगाई, उसकी नई मिली तैराकी स्किल सक्रिय हो गई। वह पानी में बेहद तेज और लचीला लग रहा था। ईशा और दिया दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन को तैराकी इतनी अच्छी तरह से आती है। जब तीनों सनबाथ ले रहे थे तो अर्जुन और ईशा के बीच एक अहम बातचीत हुई। अब पटेल ग्रुप पूरी तरह तैयार था, बस ईशा के आदेश की देर थी। अर्जुन और ईशा ने रात में हमला करने की योजना बनाई। अगर रात में हमला किया जाए तो दुश्मन के लिए तैयार होना मुश्किल होगा और प्रभाव दिन की तुलना में कहीं ज़्यादा होगा। उसी समय सिया मनफेई तेजी से अपने घर पहुंची। इस समय करण मल्होत्रा और आदित्य मल्होत्रा व्यापारिक मामलों पर चर्चा कर रहे थे। पापा, मुझे एक प्राइवेट यॉट खरीदनी है। जैसे ही सिया पहुंची, वह मचलते हुए अपने पिता के पास गई। यॉट खरीदनी है? अरे, घर पर पहले से ही एक यॉट है, उसे ही इस्तेमाल कर लो। करण मल्होत्रा ने जवाब दिया। नहीं पापा, वह यॉट बहुत छोटी है। मुझे 1 अरब से ज़्यादा की एक विशाल यॉट चाहिए। सिया ने अपनी बात समझाई। उनकी मौजूदा यॉट सिर्फ 178 करोड़ की थी, जबकि दिया के जीजा की यॉट 1.2 अरब की थी। क्या 1 अरब रुपए की यॉट? करण मल्होत्रा को झटका लगा। इतना पैसा सिर्फ एक यॉट पर खर्च करना बर्बादी थी। मामला क्या है? करण ने गंभीरता से पूछा। पापा, हुआ यूं कि सिया ने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। रुको, दिया पटेल का जीजा, उसका नाम क्या था? बात अधूरी छोड़कर आदित्य मल्होत्रा ने बीच में टोक दिया। नाम? हाँ, उसका नाम अर्जुन कपूर था। सिया ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया। अर्जुन कपूर? फिर से वही शख्स। नाम सुनते ही आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भैया, क्या तुम उसे जानते हो? सिया ने चौंक कर पूछा। जानना? सिर्फ जानना नहीं, उससे मेरा पुराना हिसाब बाकी है। आदित्य का चेहरा तमतमा उठा। कल रात इसी अर्जुन ने मुझे 20 करोड़ का चूना लगा दिया था। आज सुबह तक वह और उसके पिता इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। उन्होंने गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स को सस्ते में खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अर्जुन ने उल्टा उन्हें लूट लिया। और अब सिया भी उसी लड़के से हार गई थी। पापा, अब तो आप देख ही सकते हैं, यह अर्जुन हम सब के ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब तो वह मेरी बहन का भी अपमान करने लगा है। आदित्य ने गंभीरता से कहा। करण मल्होत्रा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसे पहले ही अर्जुन से हिसाब चुकता करना था और अब उसकी बेटी भी उसी से हार चुकी थी। अब इस अपमान को सहना असंभव था। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, करण ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा। उसने जल्दी ही एक योजना बनाई। समय तेजी से बीत गया। शाम के 4 बजे अर्जुन और ईशा अपने अपने दफ्तर लौट गए और रात 8 बजे अर्जुन और ईशा ने यम ग्रुप पर हमला शुरू कर दिया। इस बार उनका मकसद था यम ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद करना। अध्याय 105। जब अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने स्वाद ग्रुप पर हमला शुरू किया, तब तक संजय देशमुख घर पर ही अपने टॉप अधिकारियों के साथ जश्न मना रहा था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को बड़ा झटका दिया था, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ था। अब ऐसा लग रहा था कि यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। आज रात संजय देशमुख ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घर बुलाया था ताकि इस जीत का जश्न मनाया जा सके और उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जा सके। फिलहाल उसने पूरी ताकत यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को बर्बाद करने में लगा दी थी। अगर वह इस कंपनी को बंद करने में सफल हो जाता तो स्वाद ग्रुप को भारी मुनाफा मिलता, या फिर वह इस ग्रुप को कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी के हवाले कर सकता था। अगर वह अर्जुन कपूर के दुश्मन कपूर परिवार को इतनी बड़ी डील देता तो बदले में उसे एक शानदार कीमत मिलती। कुल मिलाकर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का पतन उसके लिए फायदेमंद ही था। सबको कल और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। 3 दिनों के भीतर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को गिरा देना है। संजय देशमुख ने अपने ग्लास को उठाते हुए कहा। चिंता मत करिए अध्यक्ष महोदय, हम पूरी ताकत लगाएंगे। आपके नेतृत्व में यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का अंत है। उन्होंने आपका विरोध करके अपनी कब्र खुद खोद ली। बिल्कुल,
हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि स्वाद ग्रुप से टकराने वालों का अंजाम कितना बुरा होता है। उनके अधिकारी अर्जुन कपूर और यंगताई ग्रुप की बुराई कर रहे थे और संजय देशमुख की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। चलिए जश्न में एक और जाम हो जाए, संजय ने कहा और वाइन का एक घूंट भरा। लेकिन वह वाइन गले से नीचे उतरती उससे पहले ही पापा, बहुत बड़ी समस्या हो गई। उसका बेटा भागते हुए आया और चिल्लाया, लेजी कंपनी लिमिटेड ने अचानक हमारे साथ सहयोग खत्म करने की घोषणा कर दी है। पू एफ। ये सुनते ही संजय के मुंह से वाइन सीधे बाहर निकल गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या कहा तुमने? उसने गुस्से में अपने बेटे का कॉलर पकड़ लिया। किसने हमारे साथ सहयोग खत्म किया? पापा, 15 मिनट पहले लेजी कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि वे अब स्वाद ग्रुप के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। क्या? ये खबर संजय देशमुख के लिए बिजली के झटके जैसी थी। लेजी कंपनी लिमिटेड उसकी सबसे महत्वपूर्ण साझेदार कंपनियों में से एक थी। अगर उन्होंने साझेदारी खत्म कर दी तो स्वाद ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन संजय ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी कंपनी है, इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, एक और बुरी खबर है। पटेल ग्रुप ने अचानक बाजार में हमला कर दिया है और हमारी कीमत से 25% कम में अपनी सेवाएं दे रहा है। पटेल ग्रुप ने हमला किया? संजय थोड़ी देर चौंक गया, फिर हंसने लगा। हाँ, ईशा पटेल, तुम जैसे लोग मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। अगर वे इतनी कम कीमत पर बेच रहे हैं तो वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। बस हमें यंगताई ग्रुप को बर्बाद करने दो, फिर हम पटेल ग्रुप को कुचल देंगे। लेकिन अगले ही पल एक और झटका लगा। सर, बैंक ने हमें लोन देने से मना कर दिया है और बुरी खबरें आ रही हैं। अब संजय का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। अभी अभी जानकारी मिली है कि यंगताई ग्रुप, जिसे हमने लगभग नष्ट कर दिया था, अचानक आक्रामक हो गया है और हमारे ऊपर ही हमला कर रहा है। अब संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कुर्सी पकड़ ली और धड़ाम से उस पर बैठ गया। अब उसे सच समझ आ चुका था। यंगताई ग्रुप और पटेल ग्रुप आपस में मिल चुके थे। जो शेर दूसरों को शिकार बनाता था, आज खुद शिकार बन गया था। स्वाद ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी भी घबरा गए। उनका विश्वास डगमगाने लगा। सर, अब क्या करें? हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। संजय देशमुख ने अपने अधिकारियों को शांत करने की कोशिश की। हमने पहले भी कई मुश्किलें देखी हैं, बस हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। लेकिन अब वह अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। हाँ, अर्जुन कपूर और ईशा पटेल क्या चीज़ हैं। वे मेरी कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट झलक रही थी। उस रात संजय देशमुख को नींद नहीं आई। वह पूरी रात रणनीतियां बनाता रहा। पर दूसरी ओर अर्जुन कपूर चैन की नींद सोया। उसने दिन में 4% पाटेक फिलिप के शेयर खरीदकर 5वां सबसे बड़ा शेयरधारक बना लिया था। रात में उसने यंगताई ग्रुप के साथ मिलकर स्वाद ग्रुप को बड़ा झटका दिया। अब कल या परसों तक स्वाद ग्रुप पूरी तरह खत्म हो सकता था। आज का दिन अर्जुन के लिए शानदार रहा था। सुबह होते ही जैसे ही अर्जुन उठा, एक और बड़ी खुशखबरी उसका इंतजार कर रही थी। अध्याय 106। स्वाद ग्रुप ने बीती रात अकेले ही अरबों का नुकसान झेल लिया। ये खबर ईशा पटेल ने सुबह जल्दी उठकर अर्जुन कपूर को भेजी। अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो इतना बड़ा नुकसान उसे तुरंत दिवालिया कर देता। लेकिन स्वाद ग्रुप की आर्थिक नींव काफ़ी मजबूत थी। अरबों का नुकसान उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कंपनी को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया था। सिर्फ एक रात में अरबों का नुकसान, ये शानदार प्रगति है। अर्जुन ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल आज दिन में शुरू होगा। स्वाद ग्रुप, तैयार रहो। आज सुबह अर्जुन की कोई क्लास नहीं थी। उसने घर से ही स्वाद ग्रुप पर होने वाले हमलों की निगरानी करने का फैसला किया। लेकिन 1 घंटे बाद अचानक करण चौहान का कॉल आया। बॉस, क्या आपके पास थोड़ा समय है? क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। आज मुंबई में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। अगर आपके पास समय हो तो चलिए हम मुंबई एयरपोर्ट चलते हैं। करण ने कहा, मत चिंता करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अर्जुन को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सिस्टम की आवाज़ अचानक गूंज उठी। डिंग, कार्य जारी। करण चौहान की बात माने और मुंबई एयरपोर्ट जाएं। कार्य इनाम, टॉप क्लास बॉडी और 8 पैक एब्स। कार्य इनाम, 47 अनुभव अंक। क्या? अर्जुन हैरान रह गया। कल ही उसे अफसोस हो रहा था कि उसके पास 8 पैक एब्स नहीं हैं, और आज सिस्टम ने उसे यह उपहार दे दिया। कई बार सिस्टम बहुत ही समझदार साबित होता था। ठीक है, मैं मुंबई एयरपोर्ट पर मिलूंगा। बॉस, विश्वास रखो, जो व्यक्ति आ रहा है वह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आएगा। करण ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। 40 मिनट बाद अर्जुन और करण मुंबई एयरपोर्ट के बाहर मिले। बॉस, अंदर चलते हैं। दोनों एयरपोर्ट के अंदर एग्जिट गेट की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे एग्जिट गेट के पास पहुंचे, अर्जुन की नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी।
आदित्य मल्होत्रा, ये वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स को 400 करोड़ में खरीदने की कोशिश की थी। आदित्य ने भी अर्जुन को देख लिया। एक सेकंड के लिए वह उलझन में पड़ गया। क्या अर्जुन कपूर को मेरे पापा की योजना के बारे में पता चल गया? वह यहाँ एयरपोर्ट पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को रिसीव करने आया था, जिसे उसके पिता ने अर्जुन को हराने के लिए बुलाया था। अर्जुन, क्या तुम मुझे रोकने आए हो? आदित्य ने सीधे पूछ लिया। क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन ने हैरानी से सिर हिलाया। हाँ, तुम यहाँ आए हो और फिर भी बहाना बना रहे हो, आदित्य ने व्यंग्य से कहा। जो भी हो, अब जब तुम यहाँ हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मेहमान को मैं लेने आया हूँ तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तभी फ्लाइट लैंड हुई और लोग बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में एक मिडिल एज आदमी जिसने गहरे हरे रंग की जेड रिंग पहनी थी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकला। वो आ गया। जितेंद्र सिन्हा यहाँ हैं, आदित्य ने उत्साह से कहा। यह आदमी मुझे जाना पहचाना लग रहा है। वो क्या ये चैंपियन गोल्फ क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिन्हा हैं? करण चौहान झटके में चिल्लाया। तुम भी जितेंद्र सिन्हा को जानते हो? आदित्य घमंड से मुस्कुराया। ये वही आदमी है जिसे मेरे पापा ने बुलाया है और आज हम इसका इस्तेमाल अर्जुन कपूर के खिलाफ करने वाले हैं। जितेंद्र सिन्हा, अर्जुन ने हल्के स्वर में दोहराया। उसे इस आदमी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन करण ने तुरंत समझाया। बॉस, जितेंद्र सिन्हा चैंपियन गोल्फ क्लब के अध्यक्ष हैं। चैंपियन गोल्फ क्लब हमारे कोलकाता प्रांत के सभी गोल्फ क्लबों में नंबर 1 है। यहाँ केवल सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग ही सदस्य होते हैं, और जितेंद्र सिन्हा का बिजनेस और राजनीतिक जगत में बहुत बड़ा नेटवर्क है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके सामने झुकते हैं। अब तो तुम डर ही गए होगे, आदित्य ने अर्जुन की तरफ देखते हुए मजाक उड़ाया। मेरे पापा जितेंद्र सिन्हा के करीबी दोस्त हैं और वह मेरे ऊपर खास ध्यान देते हैं। तुम अर्जुन कपूर जैसे मामूली इंसान कभी ऐसे बड़े लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। आदित्य ने अपना सूट ठीक किया और जितेंद्र सिन्हा की ओर जाने लगा। 20 सेकंड बाद जितेंद्र सिन्हा और उनके बॉडीगार्ड्स पास आ गए। जब वे सिर्फ 5-6 मीटर दूर थे, जितेंद्र सिन्हा ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या जितेंद्र सिन्हा मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं? वह फौरन अर्जुन की ओर देखकर घमंड से मुस्कुराया। देखो अर्जुन कपूर, ये होता है असली नेटवर्क। ऐसा बड़ा आदमी खुद मुझसे हाथ मिलाने आ रहा है। लेकिन अगले ही पल जितेंद्र सिन्हा बिना आदित्य की तरफ देखे हुए ही आगे बढ़ गए। उन्होंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। क्या यह क्या हो रहा है? आदित्य आश्चर्यचकित रह गया। क्या जितेंद्र सिन्हा मुझसे हाथ मिलाना नहीं चाहते थे? फिर वह किसके पास जा रहे हैं? उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जितेंद्र सिन्हा सीधे अर्जुन कपूर के पास चले गए। अध्याय 107। आदित्य मल्होत्रा की हैरानी भरी नज़रों के सामने जितेंद्र सिन्हा ने खुद आगे बढ़कर पूरे सम्मान के साथ अर्जुन कपूर से हाथ मिलाया। इसके बाद उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ थोड़ी चापलूसी भरे लहजे में कहा, नमस्कार बॉस अर्जुन, आप सच में एक विलक्षण प्रतिभा हैं, हमारी कोलकाता प्रांत की नई पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति। ये क्या हो रहा है? इस दृश्य को देखकर आदित्य मल्होत्रा हक्का बक्का रह गया। इतना ही नहीं, करण चौहान भी पूरी तरह से स्तब्ध था। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून जितेंद्र सिन्हा, जो चैंपियन गोल्फ क्लब का अध्यक्ष है, वह मेरे बॉस के साथ इतनी विनम्रता से पेश आ रहा है। करण की नज़रों में अर्जुन का कद और भी बढ़ गया। मैंने सही इंसान को अपना बॉस चुना है। लेकिन आदित्य मल्होत्रा पूरी तरह से कंफ्यूज था। ये क्या हो रहा है? उसके पिता करण मल्होत्रा ने जितेंद्र सिन्हा को बुलाया था ताकि वे अर्जुन कपूर के गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स को निशाना बना सकें। लेकिन अब जितेंद्र सिन्हा तो खुद ही अर्जुन कपूर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब करण मल्होत्रा की पूरी योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अर्जुन भी चौंक गया। नमस्ते। अर्जुन को भी जितेंद्र सिन्हा के इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसने करण चौहान की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या यही वो रहस्यमयी व्यक्ति था जिसे तुम लेने आए थे? लेकिन करण ने तेजी से सिर हिला दिया। नहीं बॉस, ये कोई और है। मैं जितेंद्र सिन्हा जैसे बड़े शख्स को बुलाने की क्षमता नहीं रखता। जितेंद्र सिन्हा का असली मकसद। बॉस अर्जुन, जब आपको समय मिले तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? मुझे आपके नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स हायर करने के बारे में बात करनी है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। जितेंद्र सिन्हा जल्द ही विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा को लेकर चिंता थी। इसलिए वह नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के स्पेशल टीम के बॉडीगार्ड्स को हायर करना चाहते थे। लेकिन समस्या ये थी कि नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के स्पेशल बॉडीगार्ड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई आज अपॉइंटमेंट लेता तो उसे शायद अगले साल तक भी सिक्योरिटी टीम नहीं मिलती। इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी ग्रुप के मालिकों के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि मुख्य मालिक अर्जुन कपूर हैं। इसलिए जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट पर अर्जुन को देखा, वे सीधे उनके पास आ गए। अर्जुन ने उनकी बात समझी। ओह,
तो ये बात है। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, जब समय मिलेगा तो हम एक साथ डिनर करेंगे। धन्यवाद बॉस अर्जुन। मल्होत्रा परिवार में गुस्से की लहर। उसी समय करण मल्होत्रा अपने घर पर शानदार दावत की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने महंगी शराब और बढ़िया व्यंजन तैयार कराए ताकि जितेंद्र सिन्हा को प्रभावित किया जा सके। लेकिन तभी आदित्य का फोन आया। बेटा, तुमने उन्हें रिसीव कर लिया? करण ने खुशी खुशी पूछा। पापा, रिसीव तो कर लिया, लेकिन आदित्य ने पूरी घटना अपने पिता को बता दी। क्या? जितेंद्र सिन्हा ने आते ही अर्जुन कपूर से हाथ मिला लिया। करण मल्होत्रा गुस्से से आग बबूला हो गया। इतनी मुश्किल से बुलाया था और उन्होंने हमारे बजाय अर्जुन कपूर को चुन लिया। अब क्या करें पापा, क्या हमें अभी भी उन्हें घर पर बुलाना चाहिए? आदित्य ने घबराकर पूछा। उन्हें बुलाओ, खाना खिलाओ और फिर कल किसी बहाने से टाल दो। करण ने ठंडी आवाज में कहा। अब जितेंद्र सिन्हा किसी काम के नहीं रहे, लेकिन उन्हें तुरंत भगाना भी ठीक नहीं लगता, इसलिए बस औपचारिकता निभानी होगी। अब अर्जुन कपूर को हराने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। अर्जुन का रहस्यमयी मुलाकात। उधर अर्जुन ने जितेंद्र सिन्हा से कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किया। इसके बाद आदित्य मल्होत्रा उन्हें लेने आया और वह वहां से चला गया। अब अर्जुन ने करण चौहान की ओर देखा और पूछा, अब तो बता दो, जिसे लेने आए थे वह कौन है? बॉस, आपको इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? करण चौहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। पैसा, अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया। अगर उसके पास सैकड़ों अरब या खरबों रुपए होते तो कपूर परिवार या मल्होत्रा परिवार जैसी कंपनियां उसके लिए कोई चुनौती नहीं होती। बॉस, पैसे के अलावा आपको और क्या चाहिए? करण ने फिर पूछा। टैलेंट, मुझे बेहतरीन दिमाग वाले लोग चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब उसके पास कई बिजनेस थे, लेकिन कुशल और भरोसेमंद लोग नहीं थे। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के स्पेशल फोर्स कमांडो अच्छे थे, लेकिन वे बिजनेस मैनेजमेंट के लिए उपयुक्त नहीं थे। बिल्कुल सही बॉस, करण ने उत्साह से कहा। जिस व्यक्ति को मैं लेने आया हूं वह एक असली जीनियस है। वह आपकी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा कर सकता है। तभी एक नई फ्लाइट लैंड हुई और यात्री बाहर आने लगे। करण चौहान की आंखें चमक उठीं। बॉस, वह आ गया, जिस व्यक्ति का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। अब बड़ा सवाल, कौन है ये रहस्यमयी प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे करण चौहान लेकर आया है? क्या वह अर्जुन कपूर का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? करण मल्होत्रा अब अर्जुन के खिलाफ क्या करेगा? क्या जितेंद्र सिन्हा अब अर्जुन के लिए कोई नया अवसर खोलेंगे? अगला अध्याय काफी रोमांचक होने वाला है।